हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी पीवाईक्यू क्लासेस में। इसमें हम लोग ओवरऑल 31 ईयर के एमसीक्यू को कवर करने का सीरीज स्टार्ट किए हैं। और पहला क्वेश्चन आज का देखिए। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लीज गो एंड वॉच दोज लेक्चर एंड देन कम बैक टू दिस लेक्चर। इट विल बी मोर हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। विच किंग ऑफ मगध वॉज कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। आपको बताना है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, महापद्म नंद, धनानंद, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें से क्या सही उत्तर होगा। सिकंदर के समय में जो इसका समकालीन राजा था वो धनानंद। तो नंदवंश के आखिरी शासक जो है वो धनानंद थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर नंदवंश की अंतिम शासक नंदवंश का अंतिम शासन था। तो सिकंदर का अटैक कब हुआ था इंडिया पर? 326 बीसी में। ठीक है। ग्रीक ग्रीक यूनानी लेखक धनानंद को ग्रीक और यूनानी राइटर्स जो है वहां का क्या बुलाता है? अग्रमीज और जेंद्रमीज। तो दो चीज आपको ध्यान में रखना है। जो ग्रीक और यूनानी लेखक जो है, जो राइटर्स है वहां के, वो धनानंद को अग्रमीज बुलाते हैं और जेंद्रमीज बुलाते हैं। तो ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखना है। धनानंद के पास विशाल और शक्तिशाली सेना थी, जिसके डर से सिकंदर की सेना ब्यास नदी, जिसको हाइफेसिस नदी भी कहा, से आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो ब्यास नदी को हाइफेसिस नदी भी कहा जाता है। इससे आगे बढ़ने से उसका सेना मना कर दिया। चूंकि हुआ यूं था कि सिकंदर का सेना ऑलरेडी काफी युद्ध कर लिए थे उस समय तक, और वो इतना थक चुका था कि धनानंद ऑलरेडी जो पोरस उस टाइम के जो शासक थे, जो करंट डे अभी पंजाब पाकिस्तान रीजन में आता है, वहां जो आए थे, तो उनको इंडियन मिलिट्री का स्वाद चख लिया था और उससे आगे वो बढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत थक चुका था। ठीक है। हु इज आइडेंटिफाइड द चंद्रगुप्त मौर्य विथ सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? आपको बताना है। जो सेंड्रोकोटस है, इससे पहचान चंद्रगुप्त मौर्य का किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिसने यूनानी साहित्यों में वर्णित सेंड्रोकोटस की पहचान भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। देख सकते हैं। और एरियन और प्लूटार्क, दो विद्वान जो थे, एरियन और प्लूटार्क, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। तो आपको ध्यान में रखना है। सर विलियम जोन्स जो थे उसने सेंड्रोकोटस से उसको पहचान की, चंद्रगुप्त मौर्य का, और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा। इस पहचान ने प्राचीन भारतीय इतिहास की तिथि क्रम क्रोनोलॉजी को निर्धारित करने में एक मील का पत्थर की तरह काम किया, है ना। तो इस नाम से जब उनको पता चल गया, तो ये जो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री था उसको एक क्रोनोलॉजी क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित करने में मदद किया, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, विच रूलर एस्टैब्लिश द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। आपको बताना है कि जो कौन सा शासक है जो भारत में साम्राज्य सबसे पहले स्थापित किया। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, और उपयुक्त में से सभी और एक से अधिक, है ना। तो आपको बताना है इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो था दोस्तों, इसको क्रेडिट जाता है, इसको श्रेय जाता है पहला साम्राज्य खड़ा करने में। तो भारत में पहला ऐतिहासिक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। उन्होंने आचार्य चाणक्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया। धनानंद जो है नंदवंश के आखिरी शासक जो थे, इनको पराजित किया। और किसकी मदद से? चाणक्य, और इसको कौटिल्य भी कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, है ना। इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, पूर्व में बंगाल से विस्तृत था। तो इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, एक बड़ा सा साम्राज्य था, उसका सीमा किन किन
देशों से या किन किन जगहों से लगता था आधुनिक दिन में, तो ये ईरान देख लीजिए, और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, और बंगाल, पूरब में बंगाल तक। तो इसकी जो साम्राज्य जितना क्षेत्र में विस्तृत था, वो इंग्लिश साम्राज्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो ब्रिटेन ने साम्राज्य स्थापित किया था इंडिया में, उससे भी बड़ा साम्राज्य इसका था। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? आपको बताना है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन देखिए बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा, एज यू नो, चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी के आसपास में की थी। उन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कर सुसंगठित साम्राज्य की स्थापना किया। तो चंद्रगुप्त ने कब किया था अगर ये पूछा जाए तो 321 ईस्वी पूर्व में, और पाटलिपुत्र पे कब्जा किया और उसको सुसंगठित साम्राज्य में स्थापना तब्दील किया। बृहद्रथ कौन था? दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, है ना। विच मौर्यन किंग कंकर्ड द डेक्कन? आपको बताना है कि कौन सा मौर्यन किंग जो है डेक्कन में विजय पाया। ऑप्शन अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो अशोक जो है इसको कलिंग के युद्ध के लिए हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त ने ही ये असल में ये काम संपन्न किया था, है ना। डेक्कन जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र, उसको मौर्यन साम्राज्य में जोड़ने का काम किया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले ये देखना है, दक्षिण भारत दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसकी जो विजय है ये कहां से पुष्टि होता है, इन चीजों को देखते हैं। तमिल जो ग्रंथ है अहनानूर, ठीक है, अहनानूर और पुरनानूर, जो अगर लोग साउथ इंडिया से है मुझे प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ कीजिएगा, अहनानूर और पुरनानूर जैन परंपराओं से होती है। तो तीन चीजें हैं, अहनानूर, पुरनानूर और जैन परंपराओं से इसकी पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर या डेक्कन में के क्षेत्रों को मौर्य साम्राज्य में मिलाया। अशोक ने केवल कलिंग का युद्ध, क्योंकि और सारा जगह जो था वो ऑलरेडी मौर्यन एम्पायर में इंक्लूड हो चुका था, उसका हिस्सा बन चुका था, केवल और केवल कलिंग बाकी रह गया था, जिसका युद्ध अशोक कलिंग का युद्ध जीता और साम्राज्य को विस्तृत किया और इसका मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या कहता है। चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रोमिनेंटली डिस्क्राइब्ड इन लिटरेरी वर्क। आपको बताना है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है उसका नाम आपको बताना है। तो जिसको इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा विशाखादत्त। और विशाखादत्त क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस। तो ये जो ग्रंथ है इसमें इसका चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तृत जानकारी मिलती है ना। विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, ध्यान दीजिएगा यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का नंद वंश की विनाश की कथा एक विस्तृत ढंग से इसमें वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। जो मुद्रा राक्षस विशाखादत्त के द्वारा रचित किताब है, शास्त्र है। तो इसमें क्या है कि इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य जो पहले शासक थे मौर्य वंश का, इसको विशल और कुलहीन कहा गया। मुद्रा राक्षस पर ढूंढीराज एक प्रसिद्ध टीका लिखा। जो ढूंढीराज का आप नाम देख रहे हो ये एक व्यक्ति का नाम है। ये नाम जो है थोड़ा सा अजीब है, बट आपको ध्यान में रखना है। इस पे एक प्रसिद्ध कमेंट्री मुद्रा राक्षस पे लिखा था, है ना। तो ध्यान में रखना है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो पहले शासक थे। मुद्रा राक्षस में इसकी चर्चा है और लिखा किसने है? विशाखादत्त ने इसको लिखा है। मेगास्थनीज वॉज एम्बेसडर ऑफ, मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सेलुकस, अलेक्जेंडर, दारियुस, ग्रीक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको इसमें से सही विकल्प की पहचान करनी है। दोस्तों इसका जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ग्रीक रूलर सेलुकस द निकेटर थे, इन्हीं का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज ग्रीक शासक निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था
चंद्रगुप्त मौर्य जो पहले शासक मौर्य वंश के थे, उसके समय में ये पटना या आधुनिक देव पटना है और पहले ये पाटलिपुत्रा था। तो इस समय ये आए थे और विजिट किए थे। भारत में अपने अनुभवों तथा अवलोकनों को उसने अपनी प्रसिद्ध बुक इंडिका में लिखा। तो आपको क्या चीज रखना या ध्यान में रखना है, मेगास्थनीज की जहां पर भी बात हो, मेगास्थनीज ये हुआ नाम एक व्यक्ति का, और ये किसका एम्बेसिडर था, तो सेल्यूकस निकेटर ये हुआ उस रूलर राजा का नाम। और ये कहां से बिलोंग करते थे, तो ये ग्रीक जो देश है वहां से बिलोंग करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये पाटलिपुत्र में आया था। यह भी पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज जब भारत आया था या पाटलिपुत्र आया था, उस टाइम पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य के शासक कौन थे, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। भारत में अनुभवों तथा अवलोकनों ने भारत में अपने अनुभव तथा अवलोकनों को उसने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा था। उसका नाम क्या है, इंडिका, है ना। इंडिका जो है एक उसके द्वारा किताब लिखी गई थी। हम लोग अभी जैसे कहीं किसी खास जगह पे जाते हैं तो क्या करते हैं, फोटो लेते हैं, पिक्चर लिखते हैं, लेकिन उस टाइम ये तो सुविधा थी नहीं अवेलेबल, तो ब्लॉगिंग तो हो नहीं सकता था। तो ब्लॉगिंग उस टाइम होता था एक ट्रेवल ब्लॉग क्या होता था, उसमें लोग जो भी देखते थे वो एक किताब में उसको नोट करते थे कि इस प्रकार का चीज वो यहाँ पर नोटिस किए हैं, देखे हैं, है ना। इन चीजों का वहां पर चर्चा होता था। तो पुराने जमाने में पुराने तरीके से होता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 4, 5, 6, 7, जो 7 है, 7 श्रेणियों में उसको मेगास्थनीज ने अपने इंडिका नामक पुस्तक में विभाजित किया है। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 7 है। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को व्यवस्थित 7 वर्गों में, 7 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें एक दार्शनिक, फिलोसोफर, कृषक, फार्मर मजदूर, पशुपालक, अहीर, हर्ड्समैन, और कारीगर, शिल्पी, आर्टिशियन, सैनिक, सोल्जर, निरीक्षक, गुप्तचर, इंस्पेक्टर जो स्पाई होता था उस टाइम, और ये सभा, अमात्य, काउंसिलर और मैजिस्ट्रेट और मिनिस्टर इसको कह लीजिए। ये 7 भागों में इसको बांटा था। अमात्य क्या होता था उस टाइम, मंत्री होता था, मिनिस्टर होता था, है ना। तो 7 भाग आपको याद रह जाएगा। तो चलिए तो अगला क्वेश्चन पे इसके साथ हम लोग चलते हैं। सोर्स विच गिव्स एन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, क्या है, दिव्यदान, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक की शिलालेख। तो जिसमें सोर्स विच गिव्स एन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो अकाउंट था ना, उसका जो किस प्रकार से शासन होता था वहां पर उस टाइम में, इसकी चर्चा जो है दोस्तों मेगास्थनीज की बुक, मैंने अभी मेगास्थनीज के बारे में पीछे वाला क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, तो उस इंडिका नामक पुस्तक में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का सबसे विस्तृत विवरण मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर 30 सदस्यों की समिति नगर द्वारा किया जाता था। देखो जो इसमें एक 5 कमेटी थी, 2, 3, 4 और 5, है ना, 5 जो है कमेटी था। और इस 5 कमेटी में क्या था, 6 मेंबर था, 6 मेंबर था। तो 6 पंचे कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो इतना जो है ये टोटल इसमें मेंबर थे, है ना। और ये देखिए यहां पर तो थोड़ा सा गड़बड़ी है। गड़बड़ी तो इसमें ये है कि जो क्वेश्चन टाइपिंग होना चाहिए वो सही से है नहीं, है ना। तो चोल, इसमें ये है कि चोल गंगम लेक किसने बनवाया था, धर्म महामंत्रा किसने बनवाया था, ये सब बातें हैं यहाँ पर, लेकिन ये टाइपिंग की वजह से इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बस इसका आप व्याख्या देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो चोल गंगम झील था ना, वो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, है ना। राजेंद्र प्रथम जो चोल वंश के शासक थे,
वो बनवाया था। और सुदर्शन झील आपको मालूम है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, इसका रिपेयरिंग कनिष्क ने भी करवाया था। तो ये दोनों तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, धर्म महामात्र जो है ये अशोक के द्वारा, धर्म महामात्र ये अशोक के द्वारा स्थापित है। और प्राग सभा हर्षवर्धन। तो आपको ध्यान में रह जाएगा, जो चोल शासक राजेंद्र प्रथम गंगाकोंडा चोलापुरम में इसका निर्माण करवाया था। और अशोक ने अपनी राज्याभिषेक के 13वें धर्म प्रचार हेतु इसकी नियुक्ति की थी, है ना। तो चोल झील के बारे में देख लिए, धर्म महामात्र के विषय में हम लोग देख लिए। प्रयाग सभा हर्ष जो है, प्रयाग सभा पांचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। तो प्रयाग सभा का जब बात है तो वो हर्षवर्धन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। मैं आशा करता हूं यही था, मैच द फॉलोइंग था, यही चारों का मैच द फॉलोइंग था। बट वो क्वेश्चन ठीक से टाइप नहीं होने के कारण से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं माफी चाहूंगा। अगला प्रश्न, द इंस्क्रिप्शन इन विच प्रूव्स दैट द चंद्रगुप्त इन्फ्लुएंस एक्सटेंड टू वेस्टर्न इंडिया। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। किस चीज से पता चलता है कि चंद्रगुप्त जो है इसका प्रभाव पश्चिम भारत पे था? कलिंग एडिक्ट, अशोक गिरनार एडिक्ट, रुद्रदमन जूनागढ़ एडिक्ट और अशोक सोप्रा एडिक्ट। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। तो ये आपको बताना है। रुद्रदमन का जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव पश्चिम भारत पर था, इसका कहां से पता चलता है? रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख से। तो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, इससे पता चलता है शक शासक रुद्रदमन प्रथम, शक शासक जो रुद्रदमन प्रथम था, ये वेस्टर्न सदर से था, सत्रपाश से था। क्या होता था कि शक शासक जो थे वो सेटरप में बटे हुए थे, विभिन्न सेटरप था, जैसे पश्चिम सेटरप, नॉर्दर्न सेटरप, ईस्टर्न सेटरप, इस सब इस तरीके से उसका साम्राज्य बटा हुआ था। जो वेस्टर्न सेटरप थे उसका राजा रुद्रदमन प्रथम थे। जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में बनवाया था और इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत, गुजरात, सौराष्ट्र पर भी था। इस अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राष्ट्रीय राज्यपाल पुष्यगुप्त जो है वैश्य ने सुदर्शन झील पर बांध बनवाया था, है ना। तो बांध जो है सुदर्शन झील पे बांध बनवाया था, इसका एक गवर्नर था, राज्यपाल। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था उसका नाम पुष्यगुप्त, मुझे यहाँ डाउट है क्योंकि उसका तुस्साप नाम था, कुछ तुसाप जो है नामक गवर्नर ने, तुस्याप नामक गवर्नर ने उसको क्या किया था? सुदर्शन झील पर बांध बनवाया था। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला बड़ा और ऐतिहासिक अभिलेख माना जाता है। जो संस्कृत भाषा में रचित जो अभिलेख है, ये पहला अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिलता है। 150 ईस्वी पूर्व में कनिष्क ने माफ कीजिएगा, रुद्रदमन प्रथम ने इसको बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या कहता है। विच इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? आपको बताना है कलिंग विजय का जो वर्णन है वो कहां पर है। मस्की में है, रुद्रदमन अभिलेख में, जूनागढ़ में है, हाथी गुम्पा में है और एक से अधिक में। जो हाथी गुम्पा जो है ना, जो हाथी गुम्पा जो है उपयुक्त में से एक से अधिक में होगा, क्योंकि कई जगह पे है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक में होगा क्योंकि एक से अधिक जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें है। इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। अशोक की कलिंग की विजय का वर्णन बृहद शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट 13 में है। जो 13 रॉक एडिक्ट था, अशोक का जो टोटल रॉक एडिक्ट पूछेगा कि कितना संख्या था, मेजर 14 था, मेजर 14 था। और उसमें से जो 13वें नंबर का था, 13वें बृहद शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट 13 से मिलता है। चूंकि विकल्पों में 13वें शिलालेख का सीधा उल्लेख नहीं है,
बीपीएससी उत्तर कुंजी के अनुसार ई में सही उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग चेदी वंशी राजे खारवेल का है, जिसमें कलिंग के बाद इतिहास का वर्णन है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, वो ई हो जाएगा, एक से अधिक में है। Which of the following area was not included in Ashoka's empire? जो अशोक का एम्पायर था उससे बाहर क्या था, श्रीलंका उससे बाहर था। आपको मालूम होना चाहिए, कलिंग पे तो विजय पा लिया था, अफगानिस्तान, बिहार, ये सब अशोक के समय में मगध साम्राज्य का पार्ट था, लेकिन श्रीलंका इससे बाहर था। श्रीलंका ताम्रपर्णी, इसको क्या कहा जाता था, ताम्रपर्णी, अशोक के प्रत्येक साम्राज्य से विस्तृत में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख में श्रीलंका को एक प्रयत्न सीमावर्ती मित्र कहा गया। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, संघमित्रा और महेंद्र ये दोनों अशोक के, महेंद्र जो है बेटा था और ये संघमित्रा बेटी थी, दोनों को श्रीलंका धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके सामने, द ओनली पिलर इंस्क्रिप्शन इन विच अशोका डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द पिलर एम्पेरर ऑफ मगध, जो केवल स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो कौन सा स्तंभ है, रुमनीदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ और मस्की स्तंभ। जो भाब्रू स्तंभ है दोस्तों, भाब्रू स्तंभ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाब्रू स्तंभ जो है इसका करेक्ट आंसर, राजस्थान में ये बेराट जयपुर जो है, बेराट जयपुर, यहाँ पर भाब्रू स्तंभ विशाल शिलालेख में अशोक ने स्वयं को स्पष्ट रूप से प्रियदर्शी लाजा मगध सम्राट, मगध का सम्राट प्रियदर्शी बताया। इसमें इसका नाम क्या मेंशन है, अशोक का प्रियदर्शी, अशोक मेंशन नहीं है, ठीक है, प्रियदर्शी मेंशन है। और ये प्रेजेंट डे कहां पर है, भाब्रू ये स्तूप जो है ये है कहां पर प्रेजेंट डे, बेराट जयपुर में है, राजस्थान में। इस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ के प्रति अपना आग्रह श्रद्धा निष्ठा व्यक्त करता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाब्रू पिलर जो है सही उत्तर हो जाएगा। दिस इज द ओनली पिलर इंस्क्रिप्शन इन विच अशोक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्पेरर ऑफ मगध, दैट इज भाब्रू। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, ये क्या कहता है, व्हाट इज द कोर मैसेज ऑफ अशोका धम्म, अशोक के धम्म के मूल संदेश क्या था, राजा के प्रति वफादारी, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, आदमी एक से अधिक जो है ये केवल ये तीनों जो है इसमें होगा, इसलिए और सही और करेक्ट आंसर जो है वो ई हो जाएगा, ठीक है। अशोक के धर्म में किसी विशिष्ट धर्म का संप्रदाय ना होकर के एक सर्वमान्य नैतिक आचार संहिता मॉरल कोड थी, और धम्म में शांति व अहिंसा की बात की, माता पिता बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक